जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जयरस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि का सीधा परिणाम है। और इस द्वैत शासन को समझने के लिए मुगल साम्राज्य के प्रांतों में दो प्रमुख अधिकारी जो होते थे, यानी सूबेदार और दीवान, उनके अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन दो अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं, उनके अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो सूबेदार, सबसे पहले सूबेदार देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूबेदार मुगल काल में प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था और प्रांतों में शांति स्थापित करना, राजकीय नियमों और कानूनों का पालन करवाना, प्रांत में सेना का नेतृत्व करना और फौजदारी कानूनों का निर्णय करना, ये सारे अधिकार किसके पास थे? सूबेदार के पास थे। बात क्लियर? दूसरी बात दीवान की रही। तो दीवान का कार्य था राजस्व और अन्य करों की वसूली करना, राजस्व और अन्य करों की वसूली करना, साथ ही दीवानी कानूनों को भी लागू करना। अब दीवानी कानून क्या होते हैं? लगान व धन संबंधी कानून को कहा जाता है दीवानी कानून। बात क्लियर हो गई मुगल काल के इन दोनों अधिकारियों के बारे में। अब देखिए द्वैत शासन क्या होता है। तो द्वैत शासन समझिए कि एक जगह पे दो लोगों का शासन, एक जगह पे दो लोगों का शासन ही कहा जाएगा द्वैत शासन। ठीक, अब ये द्वैत शासन बंगाल में कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है और इस प्रकार मुगल बादशाह की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान बन जाती है। और इससे उनको फायदा क्या होगा? इन सूबों में लगान वसूलने तथा असैनिक न्याय करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई? यानी दीवान बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां तक निजामत की बात है तो ध्यान रखिएगा, जो सूबेदार था वही निजामत है। यानी सूबेदार निजामत एक ही चीज है, सूबेदारी का कार्य और निजामत एक ही चीज है। ठीक, सूबेदार और निजामत ध्यान रखना है आपको। तो निजामत अर्थात शासन यानी शांति व्यवस्था स्थापित करना, आक्रमण से सुरक्षा करना। ठीक, यानी शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, फौजदारी न्याय, ये सभी कार्य बंगाल के नवाब के पास में ही रहे। ठीक, बंगाल के नवाब के अधिकार में रहे और इस कार्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देती है। ठीक, मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 में नजमुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं और जब नवाब बनते हैं तो 1765 में ही नजमुद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी एक संधि करती है जिसके द्वारा निजामत की लगभग सभी कार्य अपने हाथ में ले लेती है। बात क्लियर? अब देखिए, एक ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई और दूसरी ओर से निजामत भी ले लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से नवाब की सेना समाप्त हो गई और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया। जो निजामत के कार्य थे वो किसके पास आ गए? अभी मैं आपको सूबेदार के बारे में बताया हूं। तो सारा कार्य जब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी तो नवाब के पास क्या रहेगा? खत्म कहानी। इस प्रकार हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये दायित्व अपने ऊपर ले लेती है तो इसके लिए एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करती है। यानी सीधे अपने द्वारा ये काम नहीं करती है, इसके लिए एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करती है जो कि एक भारतीय होता है और उसका नाम था मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बात क्लियर? और इस प्रकार से बंगाल में नवाब के शासन का अंत हो जाता है। अब आप सोच लीजिए, न ही उसके पास दीवानी के कार्य को करना है और न ही उसे निजामत का कार्य करना है। वो नवाब और उसे कार्य कोई नहीं करने हैं, उसके पास कोई अधिकार अब नहीं रह गया। और यही तो हुआ आपका द्वैध शासन। काम किसे करना है? नवाब। उत्तरदायित्व किसका है? नवाब का। लेकिन करेगा कौन? कंपनी, जिसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अब दीवानी कार्य के लिए देखिए,
निजामत के कार्य के लिए तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया गया नायब सूबेदार। ठीक, दीवानी कार्य के लिए बंगाल में रजा खां ये रहते हैं, बंगाल में रजा खां, बिहार में सितब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो यहाँ भी ये तीनों अधिकारी इन 3 जगहों पर नियुक्त कर दिए जाते हैं दीवानी कार्य के लिए, और तीनों ही भारतीय। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपने ऊपर जो लिए कार्य थे वो भारतीय अधिकारियों को सौंप देती है। अब यहाँ कंपनी की अधिक से अधिक रुचि क्या रहती है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और उसकी अधिक से अधिक रुचि क्या होगी? अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। रुचि क्या होगी उसकी? आय प्राप्त करना। ठीक, और आय कैसे होगी इसका उत्तरदायित्व इन भारतीय अधिकारियों पर था। ये जो रजा खां, सितब राय और दुर्लभ राय थे, इनका उत्तरदायित्व था कि कंपनी को आय कैसे हो। कंपनी कही भैया मुझे 10 रुपया चाहिए, तो भैया कहां से लाना है ये अधिकारी जाने। ठीक, अगली बात देखते हैं। अब इस प्रकार से कंपनी और नवाब के दोनों का शासन ही द्वैध शासन कहलाता है। सिंपल सी बात। अभी देखिए, नवाब तो खत्म हुआ नहीं, नवाब तो बना हुआ है और कंपनी क्या कर रही है? सारे काम कर रही है। तो कहने के लिए नवाब का शासन है, कार्य कौन कर रहा है? कंपनी। ठीक, इस प्रकार दो लोगों का एक ही जगह पे शासन क्या कहलाया? द्वैध शासन। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? उत्तरदायित्व रहित अधिकार। ठीक, कंपनी को कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन सारे अधिकार किसके पास थे? कंपनी के पास। और वही अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अधिकार किसके पास नहीं थे? नवाब के पास। नवाब के पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन सारा उत्तरदायित्व किसका होता? नवाब का। क्यों? क्योंकि जनता की नजर में तो नवाब है ना, तो उत्तरदायित्व उसी का होगा। और इसका प्रभाव शासन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा, चाहे वो प्रशासन हो। अंग्रेजों का उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसे कमाना, तो प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया। कृषि के क्षेत्र में लगान बढ़ा दिए गए, व्यापार उद्योग में भी भ्रष्टाचार आ गया। आप पीछे में वीडियो देखिएगा, मैं दस्तक के बारे में डिटेल में बताया हूं, जो कि एक परमिट या पास हुआ करता था, उसका दुरुपयोग किया गया। तो हर क्षेत्र में जब भ्रष्टाचार आ गया, तो इस समय द्वैध शासन का रिजल्ट आया। और द्वैध शासन कब तक रहा? एक चीज ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1765 से 1772 तक था, जब वॉरेन हेस्टिंग आता है। तो द्वैध शासन की वजह से पूरी बंगाल का प्रशासन चरमरा गया। ठीक, और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वॉरेन हेस्टिंग का टॉपिक आएगा, और जब वॉरेन हेस्टिंग इसको समाप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। एक घंटी होती किनारे बनी होती, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।